चलो, वो इनफाइनाइट ग्रिड वाले क्वेश्चन में बच्चों देखो, अपन कल एक गलती कर रहे थे। ये 6 पॉइंट्स थे, मान लेते हैं पॉइंट ए, ये 6 पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट ए। तो बच्चों हर एक पॉइंट से कितना करंट जाएगा? अगर मान लो आई करंट का मैंने इनपुट दिया है, तो हर एक पॉइंट से कितना करंट? I/6, यस और नो? ऐसे बच्चे अगर बी पॉइंट से अपन आउटपुट ले रहे थे, मतलब यहाँ से आई करंट बाहर आ रहा था, आई करंट बाहर आ रहा था, तो मतलब यहाँ पर अगर मैं इस टर्मिनल को देखूं बच्चों, बी पॉइंट वाले इस टर्मिनल को, तो यहाँ पर करंट आ कितना रहा होगा? तो यहाँ पर करंट आ कितना रहा होगा, रिटर्न कितना आ रहा होगा? देखो हर तरफ से I/6 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 आ रहा होगा, टोटल आई करंट रिटर्न। तो यानी यहाँ से भी क्या होगा, I/6, यस और नो? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, दो अलग अलग पार्ट में अपन ने सॉल्व किया। फाइनली ये कॉमन वायर देखो, इसमें टोटल करंट कितना, दोनों का सम। सुपरपोजिशन ये तो कहता था ऐड कर दो, तो यानी कि I/6 प्लस I/6 दैट इज तो ये I/3, ठीक है। कितना दुख हुआ है। हाँ बेटा, बस मैंने इतना सा बताया बच्चे, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट के लिए सुपरपोजिशन थे। 6 वायर्स इनपुट में थे, आई करंट इनपुट दिया, तो हर एक वायर से इनपुट I/6, क्योंकि सारे रजिस्टर। सेम बी पॉइंट से अपन आउटपुट ले रहे थे आई करंट का, तो ये बताओ टोटल करंट अगर हर एक वायर में देखो तो कितना होगा? I/6 होगा। और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहते हैं, दो पार्ट में सॉल्व करो, फाइनल आंसर इस कॉमन वायर में अगर देखो तो I/6 और I/6 बार फ्लो हो रहा है, दोनों का सम होना चाहिए करंट टोटल, यानी इस कॉमन वायर से करंट कितना फ्लो होगा? बोलो ये बात क्लियर हुई नहीं? ठीक। तो यानी बच्चों अगर टोटल करंट आई आ रहा था, देखो ये अपना वही पावर ग्रिड है जो पूरा ग्रिड इनफाइनाइट वाला बनाया था ना, क्वेश्चन 22, इट्स क्वेश्चन नंबर 22। तो ए पॉइंट पर देखो आउटपुट कितना जा रहा है, 6 वायर्स हैं ए पॉइंट पे, 6 वायर्स में हर एक में इक्वल करंट जाएगा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस कोई सिमेट, सारे रेजिस्टेंस सेम है, मतलब I/6 जा रहा होगा, यस और नो? सबसे इक्वल करंट जाएगा। ऐसे बी पॉइंट से आउटपुट मैंने आई करंट का बाहर निकाला, तो इसमें हर तरफ से करंट आ रहा होगा I/6, यस और नो? तभी तो आई करंट बाहर जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरी बात बताओ, सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहती थी कि दो पार्ट में अलग अलग फाइनल आंसर को ऐड किया, यही कहता था सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब टोटल करंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब कि करंट अब कितना जा रहा है हमारे ए बी से, दैट इज I/, एक ए बी रेजिस्टेंस को उसने मुझे बुक में दे रखा शायद R0, ठीक है। ये मेरा ए बी है, और इसका रेजिस्टेंस गिवन है R0, और इससे करंट जा रहा है I/, टोटल इनपुट करंट था I, तो बचे हुए रेजिस्टेंस को मैं एक मिनट के लिए R या कुछ भी X नाम दे दूं। बोलो, ये टोटल रेजिस्टेंस है ए बी के अलावा जो भी थे उन सबका इक्विवेलेंट, ए बी के अलावा जो भी थे, ठीक। इसको अपन ने X नाम दे दिया। तो अब मुझे बताओ इसमें करंट कितना जाएगा, इनपुट आई था, यहां से गया I/3, तो यहां से कितना, आई से माइनस कर दो, 2I/3, तो यहां से गया 2I/3, कैसे तुरंत में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहां से करंट गया बच्चों 2I/3। अब ये बताओ अगर दोनों पैरेलल में है तो क्या इनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे? तो इसका पोटेंशियल लॉस कितना होगा बच्चों, I/3 इंटू R0, और नो? और इसका पोटेंशियल लॉस कितना होगा, X इंटू 2I/3। देखो I/3 से I/3 कैंसिल, अगर मैं X निकालना चाहूँ तो कितना आ गया बच्चों, R0/2 इज और X। इज इट और आंसर? नो, ये आंसर नहीं। उसने मुझसे पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है बच्चों, पूरा इक्विवेलेंट। देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये R0/2 आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं,
1/R0 प्लस 2/R0, ये वाला रेजिस्टेंस 2/R0 के बराबर है, मतलब R0/2 है। ठीक, सॉल्व कर लो, आ गया बाय R0, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा R0, दिस इज और सेम लॉजिक से दूसरा वाला भी हाथ के हाथ करता हूँ, इनफाइनाइट ग्रिड। आया समझ? अब हाथ के हाथ आप लोगों से करवाता हूँ अगला क्वेश्चन, हटा दो, इसका आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ R0/3। और दिए मैं चलो अगला क्वेश्चन आप लोग ही देखो फटाफट। उसमें एक वायर से 3 इनपुट थे, तब ये पॉइंट ए था, और ऐसा ही एक पॉइंट बी दे रखा था। क्वेश्चन नंबर कौन? 32। ये क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो वापस से देखो बच्चों, यहाँ से कितना करंट जाएगा सोच। अगर मैं आई करंट का इनपुट दे रहा हूँ तो ए हर एक वायर से कितना जाएगा? I/3। यहाँ से भी I/3, I/3। ऐसे बच्चों बी पे कितना इनपुट मिल रहा होगा? I/3, I/3, और अब इन दोनों वायर में सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल करंट कितना जा रहा है? ए बी वायर में दोनों का सम I/3 प्लस I/3, दैट इज 2I/, ये किससे जा रहा है? ए बी वायर से। यानी कि वापस से अपन ने वही पहले, दिस रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस एक्स, टोटल करंट इनपुट आ रहा था आई, यहाँ पर गया 2I/3, तो एक्स से कितना? I/3। ठीक है, अब वही पहले जैसे सेम कर दो, आर इंटू 2I/3 इक्वल टू एक्स इंटू I/3। क्यों कॉमन किया बच्चों? इक्वल क्यों किया? पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल सर्किट इज, ठीक है। और फाइनली मुझसे यहाँ से आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, 1/R प्लस 1/2R, दैट इज 2R/3। सॉल्व करके यही आ रहा है इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 22 और 32 के बाद आगे चलो। और कौन कौन से थे डाउट में? अभी रुक जाओ, बुक खोल लूँ। हाँ, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 था। अरे हो तो गया था 23, किरचॉफ से बताया था, किरचॉफ से बताया। इक्वेशन आएगी इसमें बस, और कुछ थोड़ी है। इसके बाद अगला 24 इज इन डाउट, और पूछना है। In the circuit shown S is closed equal to 0, let I1 and I2 be the currents finite time t, then the ratio of I1 and I2। देखते हैं, आगे चलो। ठीक, इसके बाद कौन सा था? 25th। अच्छा देखो 25th क्वेश्चन ना बच्चों, जिसमें मैक्सिमम आपसे पूछा गया है। वैसे मैं इसको एक थ्योरम अपनी आएगी पावर थ्योरम अगला चैप्टर में है वैसे, ठीक है, तो वहां पर मैं इसको डेरिवेशन करके आपको बताऊंगा, बट अभी सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम पावर तब मिलती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर अभी करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना अपन थ्योरम पढ़ेंगे तब इस चीज को अपन प्रूव। ऐसे मतलब 25th। अच्छा मैक्सिमम करंट पूछा, हाँ ये तो डायरेक्ट भी कर, चलो देख लेते हैं।
To get maximum current through resistance 2.5 ohm can use in m rows of cell having n cells. The internal resistance of each 5 ohm. The values. हाँ फर्जी क्वेश्चन है। हाँ डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख के चेक करो ना ऑप्शन। लांच 25 तुम्हारा डाउट है कर दो यार। 26 वाला कितनों का डाउट है? चलो 26 नहीं मैं बता देता। बच्चे इसको बता तो दिया था शायद मैंने, सेल उल्टा लगेगा, डायग्राम गलत दे रखा है। ये तो हो गया था क्लास में। 26 पूछ। और 29 वाला कितनों का डाउट है? 29 वाला कितनों का डाउट है? मेरे हिसाब से सबका होना चाहिए। किया नहीं है। हाँ बेटा मान लिया तुम्हारा भी है। ट्वेंटी फिफ्थ। To get maximum current through resistance of 2.5 ohm, one can use m rows of cell. m number of rows लगा सकता है सेल के, ठीक है। Each row having n cells, हाँ, और each row having n cells, हर एक रो में n cells, ठीक है। The internal resistance of each cell is 0.5 ohm. What are the values of n and m if total number of cell is 45? m into n is 45. रख के बताओ। अच्छा अब इसके बाद आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल वाले, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है ना, इसका मैं सेक्शन बता देता हूँ आप लोगों को। सेक्शन तो क्या सबके पास अगर बुक है तो पेज नंबर 66। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है ना, एडवांस वाले न्यूमेरिकल वैल्यू मत जाना इसमें, ठीक है। इसका 10 क्वेश्चंस करने हैं आपको, अब 10-10 क्वेश्चन डेली दूंगा। हाँ समझाओ मुझे। अच्छा अगर नई डायग्राम बनाना, तो बालक इसमें क्या था तुम? यही है। on 1 plus r into 1
पर सारे भी सेम। और तुम्हारे फॉर्मूले में एम सेल्स लग रहे हैं ना। इंटू टू। अच्छा ओके ओके। एन कहाँ पर आएगा, एन किसके साथ आएगा? वैल्यू एन मिनिमम आ जाए, एन मिनिमम। एन मिनिमम आपको इसमें कौन सा दे रखा है? एम कॉमा एन दे रखा है ना आपको। एन और एम दे रखा है ना, तो पहली वैल्यू एन है, तो एन की मिनिमम वैल्यू इन तीनों में से कौन सी लग रही है? तो देखो पहले ये भी देखना आप साथ के साथ कि 45 मल्टीपल भी आना चाहिए। हम 45 दे रखा है ना अपन को, 45 मल्टीपल होना चाहिए। और दूसरी बात एन क्या होना चाहिए डिवाइड में, तालिका फॉर्मूला रखना तो। तुमने वैल्यू सही रखी है सर? कर चेक कर दो। हाँ बेटा। एम इंटू एन क्यों बेटा? सर 8 रो में n सेल्स है ना, n ही हो जाएगा ना 8 का। हाँ सही कह रहे हो, समझो कैसे। देखो तुम सिंपली समझो कि इसने कितने रॉस बोले आप लोगों, एम रॉस बोले, और एक रॉ में कितने लग रहे हैं। मैं इसको डायग्राम बना के तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन, क्वेश्चन ही। देखो मान के चलो कि यहाँ पर मार्कर खराब, ये मान लेते हैं फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट रॉ में ये लग रहे हैं सेल, इन सब के अंदर इंटरनल रजिस्टर कितने सेल्स लग रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता एक रॉ में। और ऐसे कितने रॉ लग रहे हैं? ये सारे रॉस पैरेलल में, ठीक है, ये सारे रॉस मतलब खूब सारे रॉस हो सकते, मुझे नहीं पता, ये सब पैरेलल में कनेक्ट। बोलो ये बात क्लियर है? ये बताओ इसका टोटल ईएमएफ कितना हो, एक रॉ की बात कर रहा हूँ। समझ गए? गलती समझ में आई कहाँ गड़बड़ कर रहे थे? मान के चलते हैं अपने पास क्या क्या दे रखा है, एम रॉस दे रखे हैं और एन सेल्स है, एक में एन सेल है, तो यानी टोटल इस सेल का अगर मैं ईएमएफ निकालूं तो क्या निकलेगा? अगर इस पूरे सीरीज का निकालना चाहूँ कितना निकलेगा? देखो ई इफेक्टिव निकालते हैं अपन डायरेक्ट, कैसे निकालते हैं? ई इफेक्टिव कैसे निकालते थे सीरीज में? पैरेलल में होता था, सीरीज में डायरेक्ट एन इंटू ई होता था, ठीक है। तो एक सीरीज का क्या हो जाएगा, एन इंटू ई। ये सारे कितने हैं, एम है,
तो अब देखो m के लिए कैसे सॉल्व करोगे। अगर मुझे m के लिए आगे फर्दर सॉल्व करना है, टोटल m पैरेलल में लगे हुए हैं, तो अपना फॉर्मूला याद करो, I इज क्या होता था फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी। तो E1 अपॉन R1 R2 अपॉन 1 प्लस R इंटू R1 होता था, याद है करंट का और होता था, होता था। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर जो है बच्चे E1 अपॉन R1, ये अपना एक्चुअली में NE है, हाँ या ना, और इसका टोटल रेजिस्टेंस R1 भी तो कितना पड़ेगा, आएगा इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना आएगा, NR, तो N कहा, समझ आई बादल। देखो उसका रेजिस्टेंस अपन ने क्या EMF क्या बोला, N, हाँ या ना, पहले एक बार फॉर्म फिर बात कर, सब वैल्यूज बराबर है तो N टाइम्स ऑफ R अपॉन 1 प्लस N टाइम्स ऑफ, और इसको NE अपॉन R प्लस N फॉर N मिसिंग, आई बात समझ में, N गायब कर रहे थे। आगे देखो अब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। देखो एक सेल का EMF N है, N इंटू, तो मैं यहाँ पर बच्चे लिख रहा हूँ एक सेल का EMF N इंटू, और ये वाला N बच्चों में कैपिटल N से बता, ये टोटल नंबर इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट्स में कितने दे रखे हैं, M है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा M इंटू N अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 इंटू N कितना दे रखा है मुझे नहीं, मैं N ही रख, और R की वैल्यू 2 पॉइंट, M इंटू N इज 45 ना, 45 अपॉन 0.5 प्लस N इंटू 2. अब N की वैल्यू चेक करो मिनिमम कौन सी है, जहां पर N की वैल्यू सबसे कम होगी वहां पर EMF सबसे ज्यादा, हाँ, फिर तो ऑप्शन अपना ए ही नहीं, कुछ फिर नहीं, ऑप्शन अपना यही आना चाहिए कुछ, तुमने हो सकता है अज्यूम करने में गड़बड़ कर दी हो, क्योंकि ऑप्शन तो अपना यही मैच करेगा और कोई कर भी नहीं सकता फिर तो। N एंड M, सक्षम कुछ बोल रहे हो, कौशिक हाँ बेटा बोलो। बेटा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थोड़ा, क्या अरे ज़्यादा हो रही है, वो क्या पाकिस्तान में रह रहा है। बेटा आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आई मुझे तौशिक, मुझे ही नहीं किसी को भी नहीं आई, मतलब कुछ आप सीरीज सीरीज कह रहे हो लेकिन वो बात समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो, सीरीज में थोड़ी कैपिटल R लगा रखा है अपन को, कैसे मतलब, अपन में क्वेश्चन डन, to the maximum current drawn from resistance 2.5, one can use M rows of cells, each row having n cells, the internal resistance of each cell is 0.5 ohm, what is the values of, नहीं बेटा सब में 2.5 कैसे अज्यूम कर सकते हो, सब में रेजिस्टेंस कैसे अलग, नहीं लेकिन बेटा अपन ई इफेक्टिव निकाल रहे हैं ना, आर इफेक्टिव, अगर मैं सीरीज पूरा अज्यूम करके निकाल रहा होता तब मुझे जरूरत पड़ती, दैट इज एन ई अपॉन एन आर प्लस आर की जरूरत, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना, तो अपना
नहीं तो फिर यहाँ पर एक इन्होंने गड़बड़ बात बोली है ना, इन्होंने मैक्सिमम करंट पूछा अपन से, मैक्सिमम पावर थोड़ी पूछी। क्वेश्चन में मिस्टेक है फिर ये चीज़ अगर ये सॉल्व कर रहे हैं तो। देखो इन्होंने बुक में क्या सॉल्व कर रखा है बेटा, इन्होंने मैक्सिमम पावर की सिचुएशन के लिए सॉल्व किया हुआ है, पी मैक्स की सिचुएशन। क्वेश्चन में अपन से पूछा गया मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट के हिसाब से तो अपना आंसर वही ऑप्शन आना चाहिए। सुनो, नहीं नहीं वो नहीं बोल सकते, तो पावर मैक्सिमम, क्योंकि पावर इज बी, कैसे बोलो, है ना, वोल्टेज भी तो हो सकता है बढ़ जाए, करंट के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट है। हाँ ये बोल सकते हो तुम, इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अपन पी मैक्स की सिचुएशन बोल रहे थे बेटा, पी मैक्स की सिचुएशन इसके बराबर करने के लिए, मतलब ये सारे रेजिस्टेंसेज यानी कि एन इंटू आर जितने भी लगे हुए हैं ये सबके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होने चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा है, उसकी वजह से इसका आंसर अलग, वरना अपना आंसर, अपने आंसर अपना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने पूछा। ठीक, चले आगे। ठीक है, आंसर मत लाया करो तो अभी सॉल्व नहीं हुआ। इसके बाद डाउट बताओ। 27, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। 27 बस आपको इक्वी पोटेंशियल का कंसेप्ट लगाना था और आंसर आ जाता। ये हटा दूं? पॉइंट्स के नाम क्या है? और पोटेंशियल बिटवीन ए एंड डी मुझे दे रखा है वी, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड डी इक्वल टू ये गिवन है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। ठीक, आप एक मिनट के लिए सोचो कि यहाँ से करंट आ रहा है, ए से करंट आ रहा है और बी से करंट, ठीक, मुझे इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और प्रॉब्लम आ गई तो सॉल्व भी कैसे करें, सर्किट ही सॉल्व नहीं हुआ, सबके साथ यही प्रॉब्लम आई, सर्किट ही सॉल्व नहीं हुआ। बहुत कॉमन सेंस। मान लो यहाँ से पोटेंशियल वी आया, वी पोटेंशियल एक मिनट के लिए आया, ये दोनों इक्वल, दोनों पार्ट में से ये बताओ अगर यहाँ से कुछ पोटेंशियल लॉस करेगा और यहाँ तो ये बताओ दोनों तरफ हाँ कि ना, जितना पोटेंशियल यहाँ लॉस करेगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ लॉस, मतलब एफ पॉइंट और बी पॉइंट, 10 रुपये लेकर आया, 2 रुपये इसने यहाँ खर्च, मतलब 10 रुपये इधर भी गए, 2 रुपये यहाँ खर्च किए, 2 रुपये यहाँ खर्च, 8 रुपये बचे, यहाँ पर भी 8 रुपये बचे, तब दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हैं, और अगर इक्वी पोटेंशियल डायरेक्ट जोड़ सकते हो, पहले कहानी। हाँ बालक, मैंने कब का करंट सेम, मैंने पोटेंशियल सेम बोला है बच्चे, पोटेंशियल तो दोनों सर्किट में इक्वल जाएगा ना, करंट कहाँ कह रहा हूँ मैं से। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि करंट अलग अलग होगा तो पोटेंशियल अलग अलग हो जाना चाहिए? नहीं बेटा आप उस वे में मत जाओ, आप ये देखो कि पोटेंशियल दोनों में बराबर है। आप ये सोचो मैं अभी नहीं जानता करंट सेम है कि नहीं, मैं ये जानता हूँ पोटेंशियल यहाँ से जितना जाएगा उतना यहाँ से जाएगा, पोटेंशियल में चेंज आएगा क्योंकि पैरेलल सर्किट्स है, पैरेलल सर्किट्स है। बालक का कहना करंट अलग, यहाँ से I1 जाए,
अब तो उस हिसाब से तो बट यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि सारे रजिस्टर सेम होने के देखो आप एक बार के लिए लूप अज्यूम करके ही सोचो अज्यूम करो। मैंने इसको कल केसी करने की बहुत लंबा हो रहा था फाइनली आंसर मतलब वो कंसिस्टेंट कंस्टेंट वाली आ रही थी तो सॉल्व ही नहीं हो रही वेरिएबल में सॉल्व नहीं हो रही। पहले तो मैंने क्वेश्चन बाद में फाइनली मैं सच था कि ये यही वर्क कर रही है। यहाँ पर ये पोटेंशियल ही दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है इक्वल पार्ट और इक्वल पोटेंशियल ही लॉस कर रहा है बिकॉज ऑफ द पैरेलल सर्किट। क्योंकि एक बात बताओ इनपुट पोटेंशियल जो भी आएगा आप ये सोचो मान के चलो कि मैंने यहाँ से 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट। अब आप मुझे पहली बात ये बताओ मुझे करंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है बेटा कोई आइडिया नहीं है 10 वोल्ट। तो ये बताओ कि क्या यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल पूछता हूँ आपसे कितना रहे और यहाँ पर और अगर इसके बाद मैं बोलता हूँ कि 2 वोल्ट का लॉस इसने यहाँ पर किया तो यहाँ पर कितना रहेगा और बोलो यहाँ पर भी कितना सेम रेजिस्टेंस। देखो करंट के वे में इसलिए मैं फिलहाल नहीं ले जा रहा हूँ आपको आप अपनी जगह सही हो बट ये कुछ सिमिलर सा सर्किट है इसलिए आप इस तरीके से अज्यूम करोगे लास्ट में फाइनली चेक करना कि अगर सब कुछ सही है तो फिर अपना लास्ट में फाइनली देख लेंगे। ठीक है मैं लास्ट में बताता हूँ आपको कैसे क्योंकि आप इसको डायरेक्ट अगर मैं अज्यूम करवाऊँ ना कि यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल आप नहीं कर रीजंस मेरे पास भी नहीं। ठीक है तो फिलहाल के लिए एक बार ये बात मानो पूरा क्वेश्चन करते हैं फिर बात करते हैं क्लियर। चलो तो ये बताओ ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है डायरेक्ट जोड़ दें। सेम यहाँ पर भी देखो बचा हुआ पोटेंशियल के बराबर ही खर्च होगा बचा हुआ पोटेंशियल तो यहाँ पर आगे जाके वाले पॉइंट के पोटेंशियल। अब इसको सॉल्व करके ए पॉइंट से ए पॉइंट से दो रेजिस्टेंस चल रहे हैं एक एफ की तरफ एक बी की तरफ। एक रेजिस्टेंस गया एफ की तरफ एक रेजिस्टेंस बी की तरफ। बोलो और देखो एफ और बी दोनों सेम पॉइंट है दोनों को मिला दें एफ एंड बी आर द ये दोनों रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं अब देखो जरा बी से एक रेजिस्टेंस जा रहा है सी की तरफ तो बी से एक रेजिस्टेंस दे गया मैं ये पॉइंट वाला रेजिस्टेंस और सी से एक रेजिस्टेंस जा रहा है एफ की तरफ यानी अगेन इधर ही आ रहा है एक रेजिस्टेंस एफ की तरफ। और तीसरी बात ये वाला भी हो गया एफ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है ई की तरफ एफ से एक रेजिस्टेंस और निकल रहा है एफ और बी यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकल रहा है जो जा रहा है कहाँ पर और ध्यान से देखो ई और सी एक ही पॉइंट पर यस और नो ई और सी एक ही पॉइंट है पोटेंशियल। इसके आगे चलो फिर दो रेजिस्टेंस और बच गए दैट इज ई से एक रेजिस्टेंस मतलब दो रेजिस्टेंस आर आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/2 दैट इज r प्लस r/3 हो गया 5 4r/3 मतलब इसका टोटल R इक्विवेलेंट डायरेक्टली आ गया 4r/। इसके लिए पोटेंशियल लॉस इसने बोलो यस और नो। अच्छा अब आप कह रहे थे कि सर यहाँ पर करंट इधर या अलग अलग कैसे आप ये चीज़ तो इस चीज़ के लिए बच्चे आप ये देख लो करंट अगर मैं यहाँ आई लेकर चलूँ तो अब ध्यान से दोनों तरफ इक्वली डिवाइड होगा तो अपन ने भी तो इक्वली डिवाइड अपने अजम्पशन पे चल रहे हैं अपन। फिर इसके आगे देखो इन तीनों में इक्वल करंट जाएगा देखो वापस तीनों में I/3 फिर उसके बाद वापस से उन दोनों में I/2 बताओ अपना अजम्पशन। तो अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है अपने यही एक मेथड बस इक्वली करंट अज्यूम कर
ठीक। हाँ ठीक है। ए और सी नहीं, और बी, ए और बी। ठीक ठीक। हाँ ले सकते, बिल्कुल कर सकते मिरर इमेज। एक ही तो बात है, अपन ने उसको डायरेक्ट अज्यूम। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर। बस इसमें आर इक्विवेलेंट निकालने तक ही आप लोगों की टेंशन थी। इसके आगे का कर सकते हो बोलो। इसने पूछा क्या, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस। एफ और सी ये रहा। ये बताओ इसमें करंट आई, आर इक्विवेलेंट है मेरे पास, पोटेंशियल मैंने वी अज्यूम की, दे ही रखा है उसने। तो मैं वी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ से बेटा आई की वैल्यू क्या आ गई, वी अपॉन 4r/। कैसे लिख सकते हैं आई की वैल्यू, देखो इन दोनों में जब करंट आई आया, I/2 आई, इसमें जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, I/3 I/3 बोल जाएगा पैरेलल फॉर्म। एफ और सी वाले रजिस्टर I/3 आया ना, तो I/3 बोले तो V/4R, यानी यहाँ पर करंट कितना गया है, अगर मैं इस R रेजिस्टेंस करंट कितना, I/3 दैट इज V/4R। मुझे पोटेंशियल पूछा गया इसके, पोटेंशियल को मैं E से डिनोट कर देता हूँ वरना, तो V इज इक्वल टू IR, R इंटू I/3 दैट इज V/4R इंटू R की वैल्यू क्या है, क्या बचा, ठीक है मालिका, गॉट इट, गायब हो गया। चलो जल्दी डाउट खत्म करो बच्चों, आज टॉपिक खत्म करना है अपन को। और कोई है डाउट्स, 29th वाला ना, 29th क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। 3D व्यू अभी आप लोग नहीं करोगे, कोई भी 3D व्यू वाला रेजिस्टेंस दिखे वो बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना है अभी, ठीक है, तो अभी छोड़ के। और बताओ, थर्टी टू हो गया अपना, 30 के बाद के बोलो, तो और बच्चों का डाउट हो, 30 से 40 के बीच में बताओ बच्चों डाउट। किसी का कोई डाउट नहीं है, 30 से 40 के बीच में। 40 वाले पे चलते हैं एक बार पहले का देख लेते हैं। हाँ बालक, 34 सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, सिमिलर, ये वाला करवा भी तो दिया था शायद मैंने। हाँ बस ये, अरे सिमिलर मान के फ्लिप फ्लिप कर दो एक के ऊपर दूसरे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये। बस फ्लिप करोगे तो एक बार के लिए रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पहला वाला 1 हो जाएगा, दूसरा वाला 2 हो जाएगा, तीसरा वाला 2 की पावर 2 हो जाएगा। मतलब सिमेट्रिकल से फ्लिप करोगे ना, आप होंगे सारे, इस वजह से। बाकी सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया सबसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं क्या कैपेसिटर का, तो 37th में मेरे हिसाब से करवा दूँ या आप लोग का डाउट है, करे ही नहीं। चलो 37th एक करवा देता हूँ, फिर अगर आगे नहीं किया तो पहले आप लोग इनको अटेम्प्ट करो पूरे को, फिर आगे की बात करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है फिर आज का, 40th और था है ना, अ पीस ऑफ कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस
बहुत आसान क्वेश्चन, पर इसको ट्राई आपस में डिस्कस करके कर लो, क्योंकि शायद मैंने इसको सुबह बताया था। 40th क्वेश्चन, 40th सुबह बताया था ना मैंने। क्या भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। हाँ मैंने बता रखा है ये वाला, एक बार देख लो आपस में डिस्कस, नहीं हो तो फिर तो मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ आप लोगों को। फिर एक रेजिस्टेंस ओम का सेल लगा रखा है, सेल कितना है? और कुछ नहीं है, और इसमें शायद करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो तीनों में मतलब क्या है? कौन से निशान का बेटा? ये अर्थिंग, अरे नालायक, अरे ये अर्थिंग है बेटा, पोटेंशियल जीरो, भूल गए? पोटेंशियल जीरो अर्थिंग कर रखी है। और यहाँ पर 60 का रजिस्टर लगा हुआ है, और ये अर्थिंग हो। बेटा गलत बात, बादल को जो तुम लोग ये मजाक उड़ा रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बता रहा हूँ मैं, सीरियसली बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो मैं कभी भी अपनी कमी बताने में, मैं भी 10th क्लास तक एक, और जो इस हिसाब का छात्र रहा हूँ, जो बाइसेप्स को बिकैप्स पढ़ता था, मैंने शायद तुम लोगों को बताया हुआ भी है, तो मैं इस चीज़ को गलत नहीं मान। अभी तुम लोगों को फ्रेंच पढ़ने के लिए एवरीथिंग कप ऑफ टी। तो बच्चों यहाँ से देखो करंट आया 2 एम्पियर का, पहली बात तो ये समझो कि जहां जहां पर अर्थिंग है वहां वहां पर पोटेंशियल क्या है। यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आया, तो बच्चों रास्त हो सकता है। इसने मुझे यहाँ पर कैपेसिटर दे रखा है जिसमें चार्ज है 8, और 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है। इसने मुझसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट, जबकि आर इंटू वैल्यू पूछ, टाइम कॉन्स्टेंट आर क्या होगा यहाँ पर, आर ई क्यू पूरे सर्किट। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको अर्थिंग ना बोल करके ड्राइंग भी कर, पहले आपको समझ, आगे चलो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाकर एक बार के लिए इस पॉइंट पर देखो, सबसे पहले पोटेंशियल लॉस यहाँ पर कितना हुआ, 2 × 2 करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब कि -4 का पोटेंशियल लॉस यहाँ पर। और इसका पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, 80/4 दैट इज 20 प्लस का, इसने प्लस टर्मिनल शायद ऊपर की तरफ दिया हुआ ना, तो प्लस का 20 होगा। तो ये बताओ कि अगर मैं जीरो से लेकर यहाँ तक का टोटल पोटेंशियल देखना चाहूँ कितना आ रहा होगा, 20 - 4 दैट इज 16 वोल्ट, यस और नो। अब ये बताओ कि ये वाला लूप, ये वाला लूप और ये वाला, तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल लूप है, पैरेलल लूप में पोटेंशियल तीनों बराबर होगा। तो ये बताओ इस सर्किट में करंट कितना, पोटेंशियल पता है मुझे 16, रेजिस्टेंस इक्वल टू आई आर लगा सकते, कितना आएगा करंट, 1 एम्पियर। तो यहाँ से करंट आ रहा है 1 एम्पियर। ये बताओ यहाँ भी करंट कितना, 1 एम्पियर। दूसरी बात, हाँ बालक, ठीक है। अब ये बताओ इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर ये करंट 1 एम्पियर आ रहा है। 1 एम्पियर तभी हो रहा था क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस 60 तभी
11 टोटल 16 हो जाना चाहिए था। 11 होगा तभी तो 16 हो सकता है। ठीक है, मुझे सम क्या चाहिए 16, मतलब ये वाला आर इज इक्वल 11। बताओ यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, आप लोग अज्यूम करो कि ये सारी क्या है, शॉर्ट सर्किटेड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो ये दोनों पैरेलल सिमेट्रिकल, एक्चुअली में ये पूरा निकल के 16 आ जाएगा। फ्लिप कर 8 ओम का तो यही होगा। तो पहला रेजिस्टेंस 8 ओम, उसके साथ सीरीज में दूसरा लग रहा है प्लस, मतलब कि 10 ओम का तो मेरे पास आ गया आर इक्विवेलेंट। और कैपेसिटेंस इसने कितना दे रखा है मुझे, सी इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। बताओ आर इंटू 4 इंटू 10 दैट इज 40। आर सी टाउ 4 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 दैट इज 40 10 टू द पावर और 40 माइक्रो सेकेंड दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। देखो उसमें क्या है कि इन्होंने मैक्सिमम करंट पूछा, उस हिसाब से तो अपना ऑप्शन ए, बट अगर मैक्सिमम पावर पूछ रहे हैं तो ऑप्शन डी। मैक्सिमम पावर की कंडीशन, मैक्सिमम पावर की सिचुएशन। देखो वहां पर अपन इस चीज को इसलिए जज नहीं कर सकते क्योंकि इसने पोटेंशियल की सिचुएशन को क्लियर, अगर मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए होगा तो सबको मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा पैरेलल में, तो उस हिसाब से तो सबको मैं फिर उस हिसाब से कनेक्ट करूंगा। फिर मैं ये नहीं बोल सकता ना एम रॉ और एन इसमें करूंगा क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल और हो सकता है। आगे बात समझ में? हाँ बादल, कौन सा तुम्हारा आंसर वही आ गया करंट वाला, तुमने आर इज इक्वल टू आर कर दिया क्या? अच्छा एक बार मुझे दिखा देना आप लोगों ने क्या सॉल्यूशन किया, फिर बात करेंगे। ठीक है, मतलब तुम कहना चाहते हो टोटल रेजिस्टेंस का निकालता, देखो एन आर यहाँ पर एन इंटू एन इंटू स्मॉल आर और ये सब पैरेलल में कनेक्टेड, एम आ जाएगा। बोलो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू आर प्लस 1 अपॉन ऊपर क्या लिखोगे, एम टाइम्स ऑफ एम रोज थे ना, नहीं एम टाइम्स ऑफ एन ई, मैं टोटल ई इफेक्टिव लिख रहा हूँ। एक के लिए अपन ने क्या माना, एन ई माना था एक लिम्ब, तो एम टाइप ऑफ लिम्ब, एम लिम्स थे, एम इंटू एन ई। देखो एक लिम्ब के लिए टोटल इफेक्टिव ईएमएफ के एन इंटू ई तो आया था, एन इंटू ई। हाँ बिल्कुल, अभी एनआर से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो जगह छोड़ी हुई है मैंने। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा नीचे, एन आर लिख दिया, तो एन आर, एन से एन क्या बचा मेरे पास, एम आर ऊपर, एम अपॉन एम आर प्लस आर और अच्छा 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 एम आ जाएगा, एन आ जाएगा, एम और अब बोलो क्या कहना चाह रहे हो। ये हो गया 45 ई आर इज इक्वल टू एन आर प्लस आर एम। ये हो गई हमारी आई की वैल्यू, तो मैक्सिमम करना है किसके रेस्पेक्ट, एन या फिर एम के रेस्पेक्ट। प्रॉपर ही सॉल्यूशन ले लेते हैं, अब प्रॉपर ही। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हो, एन कैन बी रिटर्न एज 45 अपॉन एम। ठीक है, आई इज इक्वल टू 45 ई आर अपॉन
45 आर प्लस आर एम स्क्वायर इंटू एम, ये लिख सकते हैं यहाँ तक के कहाँ। आई को मैक्सिमम करना है किसके रिस्पेक्ट में, एम के रिस्पेक्ट, प्रॉपर आंसर बिल्कुल मैक्सिमम इनवर्स लगाओ, एम की वैल्यू निकाल। वैल्यू डाल के भी कर सकते हो अगर चाहो तो, वैल्यू डाल के फिर ई की पता है अपन को, ई दे रखा है शायद, नहीं दे रखा, आर दे रखा है, बाकी सब तो वैल्यू पता ही है, वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो या फिर मैक्सिमम इनवर्स से प्रॉपर आंसर। एक्चुअली में पता है इन दोनों का सही आंसर पता है मैक्सिमम कब आता है, याद करो जैसे 2 नंबर का प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर भी अगर इससे सॉल्व करोगे ना तो एम इज इक्वल आर इज इक्वल सॉरी एन इज इक्वल टू एम पे आए। क्या बच्चे, हाँ हाँ बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं, आप तो हाँ बस, तो अब इसी में वैल्यूज रखो तुम तो डायरेक्ट। अब ये देखो नीचे एम स्क्वायर वाली टर्म है, ऊपर एम वाली टर्म, छोड़ो इसको भी ऊपर लेके अपन गलती गए, ऊपर लेके नहीं जाना चाहिए था। अब यहाँ पर वैल्यूज रखो और चेक करो हम कहाँ, वैल्यूज रखो और चेक करो एम की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। डिफरेंशिएट मत करो, मैक्सिमम ऑप्शन से। अब देखो एक बार तो एम की वैल्यू अपन ने 15 वाला ऑप्शन ए दिया है, और एक बार एम की वैल्यू अपन ने दिया 3 वाला, दो ऑप्शन में ये कंफ्यूजन तुम लोग को ए और डी में, दोनों वैल्यूज रखो और आंसर निकाल लेते हैं। एक बार तो मैं रख रहा हूँ एम की वैल्यू 15, तो यहाँ पर आया 45 ई स्मॉल आर अपॉन 45 आर अपॉन 15 प्लस 2.5 इंटू ये अपना था 0.5 है ना, ये 2.5 इंटू 15 हो गया आपका 37.5 चला गया, 30 हो जाएगा, 30 हो बाद में सॉल्व, मैं इन दोनों को मल्टी, ये हो गया 45 आर अपॉन 30 अपॉन 45 दैट इज 3 जा 1.5 3/2 बचेगा ना, अच्छा ओके 3/2 1.5 1.5 प्लस 37.5, मुझे तो इतनी वैल्यू को चेक करना है, तो ये हो गया तुम्हारा 38 39, यहाँ से वैल्यू आई 39 15, एम इक्वल टू दूसरा अपन क्या रख रहे थे 3, बहुत कम आएगी देख, 45/6 लिख दो डायरेक्ट, प्लस 2.5 इंटू 2.5 इंटू 3 7.5 45 से ये गया 7.5 प्लस 0.5 इंटू 7.5, बेटा ये 39 वाली वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मतलब ओवरऑल आंसर कम आएगा, मतलब m इक्वल टू 15 पे आंसर कम आएगा मिनिमम आएगा, और m इक्वल टू 3 पे ऑप्शन, अरे ये तो इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर की ज़्यादा आ रही है, ये डिनोमिनेटर की ज़्यादा है m इक्वल टू 15 पे, ओवरऑल आंसर क्या होगा का बढ़ जाएगा ना, तो m इक्वल टू 15 पे अपना आंसर क्या आएगा, मिनिमम करंट आएगा, मतलब मिनिमम तो नहीं बोल सकता लेकिन कम आएगा, मतलब करंट व्हेन m इक्वल टू 15 पे कम आ रहा है, करंट m इक्वल टू कितना लिया था दूसरा 3, m इक्वल टू 3, अब देखो कौन सा ऑप्शन है, m इक्वल टू 3 पे ज़्यादा मिल रहा है, ऑप्शन डी आ गया, अब सॉल्व हो ही गया ना, सॉल्यूशन ही प्रॉपर ही रखना ही नहीं है, ठीक है। अब चले अपने टॉपिक पे, क्या हो गया, क्या लगा रहा था तुमने, ई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किया, ई इज अ कांस्टेंट टर्म, हाँ ई के रिस्पेक्ट में, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो अपने इसमें चलो कोई बात नहीं, जो भी अब अपना पर ये समझ में आ गया ना तुम, ज़्यादा दिमाग, बस आगे चले अपने टॉपिक पे। मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक कौन सा कवर करवाया था, हाँ शायद चार्जिंग वाला है ना, डिस्चार्जिंग थोड़ी करवाया था अभी, डिस्चार्जिंग नहीं करवाया था, हेडिंग में तो पूरा ही लिखा था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग वाला वैसे तुम लोगों से निकलवा दूँ तो अच्छा है।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन करके आओगे 10। अच्छा, अब कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स, जो अपन ने टॉपिक कवर किया था उसके लिए। ठीक है, टॉपिक के आगे के न्यूमेरिकल से। एन अनचार्ज कैपेसिटर, एन अनचार्ज कैपेसिटर is connected to a 15-volt battery to the resistance of 10 ohm. It is found that in time of it is found that in time of 2 microsecond, 2 mu s microsecond, potential difference across the capacitor become 5 volt. Find the capacitance of capacitor. Given है आपको log 1.5 is 0.4. Capacitance log 1.5 is 0.4. ln की चलो 3 2 1 मैं करूं, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाओ जो है। कम होगी। हुआ बच्चों? नहीं, इट्स 0.2.30। चलो हो गया, टाइम अप।
अब बताओ 11th क्लास अच्छी थी या 12th अच्छी? 11th बहुत अच्छी थी। 12th में पता फील, 12th में फील नहीं आता। 12th में बस ये पता है फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा क्वेश्चन का। अब जैसे यहाँ पर आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद होता, क्या लिखा था अपन ने? स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये लिखा था। जबकि मैंने क्यू और स्मॉल क्यू दोनों की वैल्यूज बताई थी। पहले तो वन डेटा बताओ। तब ई एम एफ इज इक्वल टू 15, आर इज इक्वल टू 10 ओम, टाइम दे रखा है 2, यानी v इज इक्वल टू, बस यही गिवन है डेटा। अच्छा ये बताओ स्मॉल क्यू को क्या लिख सकता हूँ? v इन टोटल चार्ज अराउंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और इसको क्या लिख सकते हैं? e इंटू सी, मैक्सिमम चार्ज ऑन द, इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सी गुजर गया। e है मेरे पास 5 और e है मेरे पास 50, डिवाइड में लिया इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, बोलो क्लियर? दिस इज 1/3। इस टर्म को इधर लेके आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। पावर माइनस बाय आर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/, ठीक है। इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 1 अपॉन टू द पावर टी अपॉन आर सी इक्वल टू 2/3। दोनों को रेसिप्रोकल किया, 3/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर टी अपॉन, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? एल एन नेचुरल बेस 3/2 इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी। यस और नो? इसकी वैल्यू मुझे इसमें दे रखी है 0 पहले से गिवन है। इज इक्वल टू टाइम की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? 2 इंटू 10 टू द पावर -6। आर की वैल्यू मुझे गिवन है 10, पूछा क्या है? सी, कर लिया बाकी सब। 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 4, 0.4 इंटू 10 4 हो जाएगा, ये गया 2 टाइम्स। मैं लिख सकता हूँ 0.5 माइक्रो, ठीक है, सिंपल। अच्छा ये बताओ न्यूमेरिकल करने के बाद अब कुछ अच्छा लग रहा है ये चैप्टर? अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है अब चैप्टर? हाँ कुछ तो हो रहा है। और आप ये समझ लो कि आपने जो न्यूमेरिकल्स करे ना, इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे अगर आप लोगों ने ये अच्छे से कर लिया है, मतलब कर लिया है, तो जेई मेंस में आपका एक भी क्वेश्चन कंफर्म। और ना भरोसा हो तो पीवाई क्यों उठा, रेयर ही कुछ इधर उधर हो जाए तो अलग, आराम से हो। जाते रुक गए। मैं पूरे रास्ते गाड़ी रोक, बादल भड़क गया वैसे चिल। हाँ बेटा आ रही है, बोलो। बेटा लास्ट में आपकी आवाज़ जब बोलने के बाद फिर नहीं आई। हाँ बच्चे उस टॉपिक का न्यूमेरिकल है ये, जो अपने टॉपिक किया था ना लास्ट के बेसिस पे। आपने लिखा नहीं था न्यूमेरिकल? ठीक है बेटा।
चलो इसके बाद चलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। वैसे इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, बट अपन ने बहुत सारे तो इसी में अगर लगता हो तो करवा दूँ, वरना ठीक है। चलो कोई। अच्छा, स्टेडी स्टेट आ जाए इसका मतलब क्या है? मतलब कैपेसिटर से करंट क्रॉस नहीं, ये याद रखना। उस कैपेसिटर को मान के चलो कि वायर है ही नहीं, वहां से करंट फ्लो मत करवाओ, फिर सॉल्व। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, नेक्स्ट टॉपिक। ये वाला पोर्शन तो खत्म, ये वाला टॉपिक मेरे लिए फॉर्मेलिटी है। क्या बच्चे? हाँ, नहीं, अभी इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आएंगे, एप्लीकेशन का क्वेश्चन कंफर्म आता है। बीट स्टोन ब्रिज जो किया था ना अपन ने, उसी के बेसिस पे अब मीटर ब्रिज, उसके एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर एप्लीकेशन, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, तो प्रैक्टिकल अप्रोच पे क्वेश्चन। और ये आपका, ये जितने पढ़ाने वाला टॉपिक्स, ये आपके प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये होगा, उसके बाद फिर पावर निकालेंगे, पावर किसे, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। पावर वाला थर्ड सेक्शन इस चैप्टर का। ये फर्स्ट सेक्शन अपन अभी खत्म करने पे हैं, आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आएगा जो अपने डिवाइसेस हैं, फिर उसका नेक्स्ट सेक्शन आएगा मैक्सिमम पावर का। अच्छा ये बताओ, पहले पावर वाली क्वेश्चंस करवा दूं, क्योंकि अभी सेम टॉपिक पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब उस वाले पे आएंगे ना अपन, डिवाइसेस पे, तो वहाँ बोर हो जाए। उसके ज़्यादा आते हैं तो उसका फिक्स है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड जरूर आएगा। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में तो मज़ा आ जाएगा। मीटर ब्रिज के में, पोटेंशियोमीटर, हाफ डिफ्लेक्ट निकालो, ये चलो। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने प्रैक्टिकली उन डिवाइसेस को कभी देखा भी नहीं होता, इससे और समझ में नहीं। पोटेंशियोमीटर वगैरह, वोल्टमीटर, मीटर नहीं, कुछ खास है नहीं। काम दिक्कत आती है मीटर ब्रिज, बताऊंगा। मीटर ब्रिज तुम लोग को समझ में फिर भी डिवाइस में बना के बता। पोटेंशियोमीटर हवा में जाएगा, 10 वायर गिटार जैसा दिखता है। हाँ नीचे। हाँ, तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या है बच्चों? इस बार सर्किट में डायरेक्ट एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस लगा दो, बात खत्म, ठीक है। उसके लिए सॉल्व करके निकालना है, निकालना है। एक कैपेसिटर लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, देते हैं। जैसे स्विच ऑन करोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या करंट फ्लो ना, रेजिस्टेंस आर के थ्रू। अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाता हूँ, करंट कहाँ से कहाँ, सर्किट में सबसे पहले माइनस का आई आर इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस का क्यू अपॉन कैपेसिटेंस इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दें, क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी टू आर, सब टर्म्स को उधर, क्यू को इधर, 1 अपॉन आर सी डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू, ठीक है। कर लो क्या, देखो 1 अपॉन क्यू का लॉग, लॉग क्यू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखे हैं, ये जीरो से स्टार्ट,
टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? टाइम की तो इट्स अपॉन यहाँ की लिमिट कैपेसिटी क्या रखी जाए क्यू के लिए, और मैं देख आपके क्यू माइनस एच, हाँ क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज दिया था, क्यू नॉट लिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बच्चों जब इनिशियली कैपेसिटर स्टार्ट किया था ना, इसमें चार्ज था क्यू नॉट, लेकिन करंट जब ये फ्लो करवाने लग गया टी टाइम में जाकर, इसका करंट क्या, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ क्यू नॉट से ले क्यू इक्वल टू लॉग क्यू। अब इसको सॉल्व कर ले, क्या हो जाएगा बच्चों, टी इज ऑन आल ची इक्वल टू लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट, मैं डायरेक्ट क्यू बाई क्यू नॉट एंड टेकिंग एंटी लॉग e to the power t upon rc q naught to the power t upon r। ये शायद क्वेश्चन नंबर 49 था आपका, नहीं इस पे नहीं है, ये ध्यान रखना डिस्चार्जिंग की कंडीशन, चार्जिंग नहीं, चार्जिंग में वही फॉर्मूला लगे। अच्छा इसमें मैक्सिमम चार्ज कौन सा, क्यू नॉट, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम, अगर दिक्कत हो तो क्यू नॉट की जगह क्यू मैक्स लिख, ठीक है। क्या हो गया, चलो ये टॉपिक मोस्टली खत्म, ठीक है। अब फटाफट तय करो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या फिर पावर, बोलो क्या हेड टेल करोगे, जल्दी सोच लो। अच्छा मैक्सिमम पावर मतलब पावर वाले में कितने लोग हो, पावर के सपोर्ट में कम लोग हो, दो, पावर वाला वही रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे, बस उसमें क्या होगा कि अपन को फॉर्मूला उल्टा लगाना पड़ेगा, जैसे कैपेसिटर वैसे ही, बाकी कुछ खास चेंज। पावर वाले क्वेश्चन आपने ज्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव में कर भी लिए, मैक्सिमम पावर के क्वेश्चन आए थे ना, जहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल, वही है, हेड में रखो। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, मैं डिवाइसेस के नाम बता देता हूँ आप लोगों को कौन कौन से करने वाले, बेस्ट ऑफ 3 हाँ एक मूव तैयारी आर्मी पे, उसमें वो बोलते कभी भी मुझे लाइफ में ड्यूल सिचुएशन मिलती तो मैं हमेशा एक सिक्का, मनोज वाजपेयी बोलते हैं सिक्का जब हवा में होता है ना, तब हम ऑटोमेटिकली तय कर लेते हैं क्या करना है, इस वजह से नहीं कि सिक्के का रिजल्ट क्या आएगा, सिक्का जब हवा में होता है तब आप ऑटोमेटिकली तय कर लेते हो कि मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, इसलिए अभी बेस्ट ऑफ 3 जो है ना, इसका मतलब ये था कि पावर पढ़नी है तो, बात हो गई, हेड आया तो टेल आया तो गेम, और सिक्का खड़ा आ गया, और अगर सिक्का हवा में अटक गया तो आज पूरी रात पढ़ डालूंगा। ऐसे भी हेड आया तो खेलने चले, टेल आया तो पढ़ लेंगे, और अकेले में कौन, हेड ही आया, टेल आया तो पलट देंगे। चलो छाप लिया, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट,
देखो इसमें अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं बच्चों। सबसे पहला वैसे इंस्ट्रूमेंट में जिसके एप्लीकेशन पे अपन काम करने वाले वो है व्हीट। पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही काम होने वाला है, पहली चीज। व्हीट स्टोन ब्रिज आप लोग को अच्छे। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे पहले तो अपन बेसिक डिवाइसेस पर, गैल्वेनोमीटर है, अमीटर और वोल्ट। ठीक है, इसके बाद दो डिवाइसेस हम लोग पढ़ेंगे एंड पोटेंशियल। ठीक है, यही टोटल डिवाइस। फिर सबसे पहले शुरू करते हैं गैल्वेनोमीटर। करना ही नहीं फालतू का। अच्छा, थोड़ा बहुत 10th का पार्ट याद है आप लोगों को? थोड़ा बहुत कि किसी, हाँ गैल्वेनोमीटर हमारे सिलेबस से हटा दिया गया रिलेटेड टॉपिक्स में। टॉपिक्स सर में मुझे तो नहीं है। नहीं, मैं वो गैल्वेनोमीटर नहीं पूछ रहा, मैं तुम लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी तरीके मतलब लूप में से सोलेनॉइड वाला टॉपिक कि करंट फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेट बनता है, ये तो याद है? बस वही चाहिए मुझे। तो अपन देखो क्या करते हैं बच्चों, अरेंजमेंट क्या होता है, मैं अरेंजमेंट सब अपने अपने हिसाब से अरेंजमेंट बना सकते हो। दे रखा वो अलग दे रखा। क्या बेटा? देखो मैंने प्रॉपर गैल्वेनोमीटर आपको बना के बताया। ठीक है, क्या होता है, ये मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। मैं फिलहाल ये भी बात नहीं करूंगा कि इसमें करंट कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा। पहले इस डिवाइस को समझो ये होता कैसा है। ऊपर लगी होती है स्केल, इसमें दोनों तरफ होती है रीडिंग, बीच होता है, बीच में जीरो। ठीक है, अब ये डिवाइस काम क्या आता है, तो ये डिवाइस मुझे दो चीज़ें बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। पहली चीज़ ये बताएगा करंट फ्लो। दूसरा, करंट फ्लो हो रहा है तो किस डायरेक्शन में, तरफ या फिर इस। ये जो बाहर दो नॉब्स निकाले ना बच्चों, ये दो नॉब्स हम लोग वायर कनेक्ट। ठीक है, तो दो नॉब्स में वायर कनेक्ट करते हैं। मान लो कि यहाँ पर कनेक्ट किया प्लस, यहाँ पर कनेक्ट किया, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर प्लस कनेक्ट किया, इसमें करंट गया, करंट जाने के बाद क्या होगा, अंदर में मैग्नेट बनेगा। हो सकता है एक्चुअली में, चलो आपको मैं बेटर बताता हूँ कि दोनों तरफ नॉर्थ पोल और इजीली समझो। अपन को डिवाइस बना के नहीं बता, बस सिंपल अपने दिमाग में सोचो। तो सोचो अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल बना, यहाँ पर साउथ पोल बनेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो बताओ मुझे कि ये क्या करेगा, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली इस तरफ मूव कर जाएगी। ये डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि साउथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट हो तरफ मूव। समझ गए? ठीक। सेम अगर मैं इसको उल्टा लगाता तो ये नॉर्थ पोल बनता, ये साउथ पोल बनता, तरफ अट्रैक्ट होता। क्लियरली समझ में आई बात? ये ऑटोमेटिकली रीडिंग किधर चल जाती है, इधर की तरफ, मतलब करंट की डायरेक्शन। और दूसरा क्या पता चल जाएगा, करंट फ्लो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लो करंट इसके अंदर और मैग्नेट नहीं बनेगा, बात क्लियर हुई? डिफ्लेक्शन बच्चे ये देखो, मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इसके अंदर करंट फ्लो करवाया तो क्या ये सोलेनॉइड मैग्नेट बनेगा, हाँ कि ना? अब ये मत कंफ्यूज होना कि सर एक मैग्नेट के दोनों पोल कैसे होगा, इसके पीछे साउथ पोल, इसका भी मैग्नेट को तोड़ के नहीं रखा है अपन ने, होगा इसके पीछे इसका नॉर्थ पोल। का मतलब है, मुझे इससे मतलब है कि दोनों तरफ मैंने यहाँ पर क्या रखा है, नॉर्थ। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट, याद है वर्ड, 10th में पढ़ा था। तो इसमें क्या एक नॉर्थ पोल और क्या एक साउथ पोल बनेगा। और जैसे ही साउथ पोल बनेगा, ये नॉर्थ पोल उसे अट्रैक्ट करेगा, यस और नो? करेगा।
किसके अगेंस्ट? mg के अगेंस्ट अट्रैक्ट कर रहा है वो, ठीक है, mg के अगेंस्ट अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो इसमें दो टॉर्क लग रहे होंगे, नीचे की तरफ टॉर्क लगा रहा होगा एक फोर्स टॉर्क की वजह, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इस पाइवेट पॉइंट से इस तरीके से मूव करेगा, और अगर ये इधर मूव करेगा तो ऊपर वाली नीडल ऑटोमेटिक इधर चल जाएगी इस तरीके से। अब आई बात समझ में, ठीक है। और जितना ज्यादा करंट अपन ट्रेवल करवाएंगे, जितना ज्यादा करंट देंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने, टाइप पे डिपेंड करता था, उतना ज्यादा इसका डिफ्लेक्शन हो, तो यानी कि ये निडल और ज्यादा आगे तक जाएगी। बात भी क्लियर, कहानी समझ में आगे कैसे काम करता है, सिर्फ इतना सा ही समझना और कुछ नहीं। वर्क क्या क्या होता है? सिंपल, करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा पता करना, दूसरा अगर फ्लो कर रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब फिलहाल मैंने करंट की डायरेक्शन ये बताई, तो रीडिंग में कहाँ, इधर की तरफ। करंट अगर इस डायरेक्शन से था तो ये साउथ पोल बनता, रीडिंग मतलब मुझे पता चल जाता, ठीक है। देखो कई तरीकों से आप बना सकते हो, इनफैक्ट बुक में भी अलग बना के दे रखा है गैल्वानोमीटर, बट मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ कि चलो इतनी सी बात समझ लो, ज़्यादा डिटेल में मत। हमें सिर्फ ये देखना है कि काम क्या करता है, मुझसे ना तो कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा, ना इसके बारे में कोई डिटेल पूछी जाएगी कि अंदर काम कैसे कर रहा है, पूछा जाए तो बता देना भाई मैग्नेट बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ बालक। हाँ बिल्कुल सही, फिर हॉरिजॉन्टली काम करेगा, ऑटोमेटिकली रीडिंग चेंज हो। अलग अलग टाइप के गैल्वेनोमीटर आपको क्या लगता है एक ही बनाया जाता है? सब अलग अलग तरीके से, मैंने फिलहाल आपको एक बेसिक वे समझाया है, वरना आपको अगर और अच्छा देखना है, देखो बुक में बना रखा है, ठीक है। इसका कहना ये है कि सर गैल्वेनोमीटर ये देखो एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर का डब्बा ऐसा प्रॉपर डब्बा लगा, यहाँ पर नीचे ऐसे चपटे से पैर निकले लगा होता है, ऐसे करके डब्बा बना देते हैं। इसका कहना है कि सर ये बताओ, ये नॉब लिख लें, ठीक है, यहाँ पर नॉब निकले, एक रेड होता है एक ब्लैक, गैल्वेनोमीटर में रेड ब्लैक नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है, इसका कहना ये है कि सर आपने जो बनाया इसमें अगर इसको लिटा के कोई गैल्वेनोमीटर काम ले रहा है तो ऑटोमेटिकली तो भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो मैंने कहा ना एक बेसिक बनाया है मैंने, आप अपनी मर्जी से अलग टाइप का बना सकते हो, इनफैक्ट गैल्वेनोमीटर काम ही नहीं लेते, मल्टीमीटर लेते हैं वो। आ, हाँ, वो येलो वाला देखा है, हाँ वही, मैं ला के दिखा दूंगा आप। वो येलो वाला देखा नहीं है कि ऐसा होता है, तो अब तो उसको एनालॉग डायरेक्ट उसी को काम में लेते हैं, एनालॉग थोड़ी, सॉरी डिजिटल, डिजिटल काम में लेते, डिजिटल काम में लेते। ये तो मैंने एक बेसिक आपको बताया है और कुछ नहीं, ऐसे बना लो आपकी इच्छा, तो डायग्राम वायग्राम कोई काम का तो एक समझने के पर्पज से बताया कि वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो, लेकिन एक बार के लिए एक दो चीज़ों, क्या गैल्वेनोमीटर के अंदर जो वायर जा रहा है रेजिस्टेंस, बात याद रखना, गैल्वेनोमीटर ऑल्सो, और इसीलिए अपन लोगों ने वहाँ पर वो आईजी याद है, व्हीट स्टोन ब्रिज में उसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का भी तो रेजिस्टेंस हो सकता है, जी जी, एसी करंट दौड़ा दोगे तो ये वाइब्रेट करता रहेगा पहली बात, लेकिन अपने पास जो डिवाइस वो मैक्सिमम लीक, अपने पास जो डिवाइस होता है आया था दो लगाते हुए सर्किट का एमसीबी कर दिया था क्या ये? इसलिए हुआ था ट्रिप, अच्छा उस टाइम ट्रिप इसी चक्कर में किया था क्या? हाँ तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया होगा, रेजिस्टेंस इसका बहुत कम है, इनफैक्ट गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा तुरंत, ये अंदर के सारे कॉइल देखो,
ये कॉइल पता है काम क्यों करते हैं? क्योंकि इनके ऊपर इंसुलेटर चढ़ाया हुआ होता है, ये एक दूसरे के ऊपर बाउंडेड होता है, ठीक है। और जैसे ही तुमने इसको ज़्यादा करंट दे दिया, हीट हो जाएगा, वो इंसुलेटर पिघल जाता है। तो मोटर जलना कहते हैं ना, मोटर एक्चुअली में जलता थोड़ी है, इसके ऊपर एक इंसुलेटर पिघल जाता है। तो अभी करंट क्या हो रहा है, इसके अंदर ऐसे जा रहा था, अब वो डायरेक्ट ऐसे निकल, इसको मोटर का जलना बोल दे, ठीक है, और कुछ नहीं। वो डायरेक्ट वो इंसुलेटर हटते सारे डायरेक्ट कनेक्ट। हाँ बेटा, बहुत पतली वायर यूज़ है। एक्चुअली में जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसको हमारे लिए मजबूरी है कि इसको बहुत ज़्यादा हल्का बनाना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव रखना है मुझे। करंट अपन इसमें मिली एम्पियर्स में बात कर रहे हैं, 10⁻³ इतने कम करंट को करने के काम। आपके पास जो स्कूल में डिवाइस दिया जाएगा ना आपको गैल्वेनोमीटर, मिली एम्पियर्स को मेजर करने वाला, इनफैक्ट माइक्रो के भी होता है। करंट रेगुलेट कैसे करते हैं अपन, उसमें पोटेंशियल देखते हैं और रेजिस्टेंस। पोटेंशियल मैनेज कर सकते हो, 8 वोल्ट, रेजिस्टेंस करंट, उसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, तुम सॉरी करंट कितना हो सकता है? कैसे? अपने पास जो कॉपर वायर होता है ना, वो अच्छा वाला वायर होता है, और कॉपर में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो तुम्हें इससे पता नहीं चलेगा, रीडिंग में चल आएगा, मिली में आएगा तो थोड़ा बहुत एक रीडिंग। हाँ, इफेक्ट तो चेंज, इफेक्ट आएगा लेकिन बहुत कम, कॉपर में कम आता है। एक वो देखना सिल्वर कलर का वायर रखा है और में उसमें निकालना, उसमें निकालना, हाँ ब्लू वाले, उसमें निकालना, उसमें वायर के लेंथ पे भी इफेक्ट दिखेगा, सारे इफेक्ट। नाइक्रोम वायर है वो, नाइक्रोम वायर है, बहुत महंगा, रेजिस्टेंस मंगवाया था। चलो डन। आज सिर्फ गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन दिया, कल इसके बेसिस पे बस 2-3 बातें बताइए मैंने, क्या क्या, फिर से बोलो क्या क्या काम करता है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर हैज आल्सो रेजिस्टेंस बट इट इज वेरी सेंसिटिव, ठीक है। चलो आज के लिए